Hello and welcome students. This is the first lecture of week number 4 and I hope you guys are doing well और आप लोगों ने अभी तक जो क्लासेस हमने ली हैं ऑनलाइन आप लोगों ने वो पढ़ी होंगी। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि उसमें जो बात या जो टॉपिक आप लोगों को समझ ना आए तो काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, हमने स्टार्ट लिया था अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन से, ठीक है। और अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन में पहला जो टॉपिक हमने स्टडी किया था वो था हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एक्चुअली किस तरह था? ये हमारे पास एक ही डायोड है और लोड रेजिस्टर है और साथ में एक एसी सोर्स है, ठीक है। तो जैसे ही एसी सोर्स की ये पोलैरिटी चेंज होती रहती है तो इसी तरह ये डायोड कंडक्शन करता है और फिर नहीं करता, ठीक है। लाइक फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, फिर रिवर्स, फॉरवर्ड बाइस्ड, फिर रिवर्स, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास आउटपुट के अक्रॉस इसी तरह पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलती है और नेगेटिव हाफ साइकिल वो क्लिप हो जाती है। पॉजिटिव मिलती है और नेगेटिव क्लिप होती रहती है, ठीक है। तो दिस वाज एक्चुअली द होल ऑपरेशन ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। कि हमारे पास एक ही फुल वेव वो पास हो जाता है और दूसरा जो हाफ वेव है वो क्लिप्ड हो जाता है या रेक्टिफाई हो जाता है, ठीक है। तो जब हमारे पास आउटपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल जाता है तो उसको फिर हम कहते हैं पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हम अगर इस डायोड की ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अपोजिट कर ले, लाइक ये जो कैथोड है ये इस साइड पे कर ले और एनोड इस साइड पे कर ले, तो ये हमारे पास फिर नेगेटिव हाफ साइकिल को पास करेगा और पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये ब्लॉक करेगा, रेक्टिफाई करेगा। सो दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। सो फिर हमने इसके डिफरेंट इक्वेशंस पढ़े थे, ठीक है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन हमने देखी थी, ठीक है। आउटपुट करंट की वैल्यू हमने देखी थी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास। सो व्हाट्स टुडेस टॉपिक? एक्चुअली हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास वो हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर विद इंडक्टिव लोड, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरएल लोड, ठीक है। सो अभी हम स्टडी करेंगे कि हाउ ए हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क्स विद आरएल लोड। लास्ट लेक्चर से पहले हमने एक टॉपिक किया था अबाउट इंडक्टर, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि हाफ के इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है कि इसमें हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि इंडक्टर के क्रॉस फ्लक्स चेंज होती है तो उसकी वजह से फिर वोल्टेज इंड्यूस होती है और उस वोल्टेज इंड्यूस्ड की पोलैरिटी भी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इंडक्टर का ऑपरेशन नहीं पता तो काइंडली या तो आप लोग उसी वीडियो को दोबारा देख ले या कोई और बुक में इंडक्टर की वो जो ऑपरेशन है वो देख ले, ठीक है। तभी आप लोगों को इसी हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरएल लोड की अच्छी तरह से समझ आएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने यहाँ पे क्या लिया है? हमने यहाँ पे एक सिंपल डायोड ली है, ठीक है। इसके साथ कनेक्ट किया है इंडक्टर और रेसिस्टर और यहाँ पे जो इनपुट है वो हमारे पास एसी सोर्स है, ठीक है। लाइक हर इंस्टेंट पे ये पोलैरिटी चेंज करती रहती है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। बाकी सब कुछ हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह सेम ही है, लेकिन इसमें हमने इंक्लूड किया है इंडक्टर को, ठीक है। और हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोड होता है वो आरएल लोड ही होता है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ डज दिस रेक्टिफायर वर्क्स, ठीक है, विद आरएल लोड। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हमारे पास इनपुट साइनोसाइडल वोल्टेज की पोलैरिटी ऐसी हो कि ऊपर प्लस हो और नीचे माइनस हो, तो इससे क्या होगा? इससे ये जो हमारे पास ये डायोड है VD इज एक्चुअली वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, ठीक है। तो ये डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। क्यों फॉरवर्ड बाइस्ड होगा? इसलिए फॉरवर्ड बाइस्ड होगा कि यहाँ पे हमारे पास एनोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और ये जो कैथोड है ये बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, सॉरी नेगेटिव
यहाँ पे AC सोर्स की पोलैरिटी नेगेटिव है, तो ये हमारे पास कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हम डायोड की आइडियल मॉडल कंसिडर कर लें, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर हम इस डायोड को शॉर्ट पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो इसी तरह, हमारे पास यहाँ डायोड नहीं बल्कि हमने इसको एक शॉर्ट पे रिप्लेस कर लिया है, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं ये थोड़ा सा बता दूं कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VL होगा, रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो VR होगी, और V आउट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो हमारे पास इसी AC सोर्स की वजह से हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और इस करंट को मैंने डिजिग्नेट किया है IO से, ठीक है। तो अब मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो इनपुट की जो सारी वोल्टेज है वो हमारे पास इधर आउटपुट के अक्रॉस मिलेगी, ठीक है। तो जिसको मैंने यहाँ पे इस वेवफॉर्म में शो किया है, ठीक है। लाइक हमारे पास ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है फ्रॉम 0 to पाई, आउटपुट पे सारा ये वोल्टेज यहाँ मिलती है, ठीक है। इसमें कोई भी क्लिपिंग वगैरह नहीं होती, ठीक है। जिस तरह इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा उसी तरह आउटपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल भी इसी तरह ही होगा, ठीक है। अब अब क्या करते हैं, अब ये देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज VS, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो सारा का सारा इनपुट वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज है वो V आउट के अक्रॉस अपीयर होगा, ठीक है। सो VS विल बी इक्वल टू V आउट। अब करंट I0 will pass through resistor and VR voltage will drop across resistor, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से ये करंट फ्लो होगा, तो ये करंट जब फ्लो होगा तो VR के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, और इंडक्टर के अक्रॉस चूँकि वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती, यहाँ वोल्टेज स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आप लोगों को समझ आनी चाहिए। सो across the inductor current is changing, so voltage will be induced due to changing flux, ठीक है। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, ये आप लोगों को मैंने बताया था कि जिस तरह हमारे पास AC सोर्स का जो वेवफॉर्म होता है, ठीक है, ये हमारे पास वेवफॉर्म है AC सिग्नल का, ठीक है। AC वेवफॉर्म इस तरह होता है, ठीक है। सो जब डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड है तो इसी तरह का करंट हमारे पास किस चीज़ से पास होगा, इंडक्टर से पास होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेट सपोज अब इनपुट करंट इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो एज वी नो कि यहाँ से यहाँ तक जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो जब करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसी तरह इंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वो जो होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज होगी। और आप लोगों को फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला याद है कि जब हमारे पास फ्लक्स चेंज होगी अक्रॉस अ कॉइल तो उसके अक्रॉस हमारे पास क्या इंड्यूस्ड होगी, वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी। और वोल्टेज जो इंड्यूस्ड होगी उसकी पोलैरिटी ऐसी होगी कि ये जिस करंट की वजह से ये पैदा हो रहा है उसी इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो करेगी वो इसी करंट के अक्रॉस फ्लो करेगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बात आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखा है कि एज अक्रॉस इंडक्टर करंट इज चेंजिंग सो वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। अब आउटपुट करंट विल ग्रेजुअली राइज बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है। इट अपोज चेंज इन करंट। अब जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया कि ये आउटपुट है ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगी पीक को पहुंचेगी फिर डिक्रीज होगी, ठीक है। जिस तरह पॉजिटिव हाफ साइकिल में पहले इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस हमारे पास क्या वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी जिसको हमने नाम दिया है VL का, ठीक है। तो जब हमारे पास इसी तरह का
ये जो करंट इंक्रीज हो रहा है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, तो उसकी वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी, उसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगी उसकी डायरेक्शन, ये जो ग्रीन एरो मैंने आप लोगों को शो की है, इस साइड पे होगी, क्योंकि हमारे पास अब इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो प्लस और माइनस है, ठीक है। तो एज वी नो के करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो ये करंट इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है। तो अब ये आप लोगों को तभी मैंने इंडक्टर स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था कि आगे हम लोग आरएल लोड स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यही बात है कि और यहाँ पे दूसरी बात मैंने ये एक्सप्लेन की इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ के जो ही आउटपुट वोल्टेज हमारे पास इंक्रीज होगी, लेकिन आउटपुट जो करंट है वो उसी रफ्तार से इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी। तो इसका अब रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही इंडक्टर है कि इंडक्टर इसी करंट को अपोज करता है, तो इसकी वजह से हमारे पास आउटपुट का जो करंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, बल्कि एक रजिस्टर की तरह अचानक इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। या अगर इससे आप लोगों को समझ नहीं आती, तो आप लोगों ने तो ये पढ़ा होगा कि हमारे पास जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट की जो फेस है वो सेम होती है, और इंडक्टर में जो है वो वोल्टेज लीड करती है बाय 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जल्दी पैदा होता है और करंट उसके अक्रॉस आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करती है, ठीक है। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे आप लोगों को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ एक्सप्लेन की है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास अब आते हैं, ये तो हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल का, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो जब डायोड के अक्रॉस इनपुट सोर्स जो है, जो सोर्स है एसी सोर्स, उसकी पोलैरिटी जब चेंज हो जाती है, तो ऊपर नेगेटिव आ जाता है और नीचे पॉजिटिव हो जाता है। तो डायोड का एनोड बैटरी या एसी सोर्स के नेगेटिव पोलैरिटी के साथ कनेक्ट हो गया और कैथोड पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ कनेक्ट हो गया। तो इट मीन्स कि अब ये डायोड जो है ये अब हमारे पास फॉरवर्ड रिवर्स बाइस्ड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल मॉडल ऑफ डायोड, रिवर्स बाइस्ड डायोड को हम रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज़ के थ्रू? ओपन सर्किट के थ्रू। तभी मैंने ये जो इक्विवेलेंट फिगर ड्रा की है, तो इसमें मैंने डायोड को एक ओपन सर्किट के थ्रू शो किया है, ठीक है। ओपन सर्किट मीन्स कि इसके अक्रॉस हमारे पास क्या फ्लो नहीं करेगा? करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अब इंडक्टर का क्या बिहेवियर है, ठीक है। अब इंडक्टर का ये बिहेवियर है कि अब जो कि लोड के अक्रॉस करंट फ्लो करना आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर रहा है, तो अब इंडक्टर ट्राई कर रहा है उसी करंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो उसी करंट के अगेंस्ट अब ये क्या करेगा? वो ट्राई करेगा कि मेरे पास से करंट गुजर जाए, ठीक है। तो उसी वजह से अब ये इंडक्टर की पोलैरिटी है ये अब अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ये पोलैरिटी का अपोजिट होना पहले किस तरह था, पोलैरिटी किस तरह थी और अब किस तरह है, वो मैंने इंडक्टर के बेसिक जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने अच्छी तरह से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नीचे आ गया और नेगेटिव ऊपर आ गया, ठीक है। तो अब इसका मसला ये हो गया कि अब क्या होगा, किसकी वजह से अब हमारे पास ये पॉजिटिव कनेक्ट हो गया यहाँ पे डायोड के पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से अब हमारे पास डायोड के अक्रॉस करंट फ्लो करेगी और इसी तरह जहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता इन द फॉर्म ऑफ करंट यहाँ पे डिसिपेट हो जाएगी और इंडक्टर जो है वो उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है, वो खाली हो जाएगी। तो ये इसका मतलब ये है कि इसके अक्रॉस करंट तब तक फ्लो करेगी जब तक इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर थी वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। This induced voltage makes the diode forward biased and current flows across the diode in similar direction. This current will flow until inductor discharges fully, ठीक है। For this current flow output voltage is negative। ये इस लाइंस में मैंने यही बात एक्सप्लेन की है कि यहाँ पे अब वोल्टेज की पोलैरिटी अपोजिट हो गई है, इंडक्टर का डायोड ने कंडक्शन स्टार्ट कर ली है और यहाँ पे आउटपुट की जो वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो अब नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन करंट की पोलैरिटी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि करंट पहले भी ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा था, अब भी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इस सारे फंक्शन को हम इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स डिस्कस करते हैं, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आर लोड एंड आर एल लोड, ठीक है।
अब हमारे पास ये एक ऐसी सोर्स है, ठीक है, साइनोसाइडल वोल्टेज है, ठीक है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, ठीक है, तो उसके अक्रॉस हमारे पास करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और करंट फ्लो अचानक से इंक्रीज नहीं होगा। अचानक से क्यों इंक्रीज नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास लोड में क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे इंडक्टर प्रेजेंट है, और जहाँ पे इंडक्टर प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे करंट ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तभी करंट की जो वेवफॉर्म है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे पीक हुई और फिर यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट की जो पोलैरिटी है वो सेम टू सेम वी एस के है, ठीक है। वो तो सिंपल बात है कि यहाँ पे जब हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज वहाँ आउटपुट पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो इजी है कि वी एस सोर्स वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल की वेवफॉर्म और वी आउट की पॉजिटिव हाफ साइकिल की वेवफॉर्म सिमिलर है, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट ये आ गया कि अब हमारे पास, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि इंडक्टर में वोल्टेज स्टोर्ड है, ठीक है, और उसकी पोलैरिटी अपोजिट है। तो यहाँ पे वही पोलैरिटी मैंने मेंशन की है थ्रू रेड लाइन, ठीक है, थ्रू रेड मार्कर, कि यहाँ से अब पाई एंगल के बाद से हमारे पास वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो अपोजिट हो जाएगी, और वो कौन सी पोलैरिटी है? नेगेटिव है, और ये नेगेटिव की तरफ हमारे पास वोल्टेज यहाँ तक नेगेटिव है। इसको अगर मैं सर्किट में आप लोगों को शो कर लूँ तो ये यहाँ पे देख लें नेगेटिव और पॉजिटिव है, ठीक है। और इसी ड्यूरेशन के लिए जो करंट फ्लो कर रहा है वो ये है, सर्किट में इसकी डायरेक्शन इसमें है, और ग्राफ में ये रेड करंट जो है, ये रेड लाइन जो है, ये उसी करंट को शो कर रहा है जो इंडक्टर में इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रही है, ये वही करंट है जो रेड लाइन से मैंने आप लोगों के लिए डिनोट की है, ठीक है। इसी तरह इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंडक्शन पहले ही स्टॉप हो गई है, क्योंकि एसी सोर्स का जो हाफ साइकिल है वो कंप्लीट एंड हो गया, और अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी है, जिसके लिए डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा, लेकिन इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यही पॉइंट एक्चुअली हाफ वेव रेक्टिफायर विद आर लोड और हाफ वेव रेक्टिफायर विद आर एल लोड में यही डिफरेंस है कि हमारे पास इसमें डायोड रिवर्स बाइस्ड होता है लेकिन फिर भी सर्किट में करंट फ्लो करता है, ठीक है। और हाफ साइकिल और विद आर लोड जब डायोड ओपन होता है तो करंट फ्लो नहीं करता, जब डायोड शॉर्ट होता है तो करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो आप लोग अब देख सकते हैं कि यहाँ पे वेवफॉर्म्स कैसे हैं और यहाँ पे वेवफॉर्म्स कैसे हैं। तो दिस ऑल डिफरेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास अब चूंकि हमारे पास इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो डिस्चार्ज हो गई थ्रू करंट, ठीक है। तो अब यहाँ से इसके अक्रॉस फिर वोल्टेज स्टोर्ड नहीं होगा। क्यों स्टोर्ड नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास डायोड जो है वो रिवर्स बाइस्ड है, इंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करता। तो जब करंट फ्लो नहीं करता तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज भी ज़ीरो है और इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी भी ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अब देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू 2 पाई तक ज़ीरो है और आउटपुट की वैल्यू 2 पाई तक ज़ीरो है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि करंट के अक्रॉस के रेजिस्टर के अक्रॉस हमारे पास क्या है, रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितनी है, कैसी है, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर कैसी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि हमारे पास रेजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पे जिसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट की पोलैरिटी एक जैसी होती है, ठीक है। तो ये आई आउटपुट जो करंट है इसकी वेवफॉर्म इसी तरह ही इसी रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करेगी, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टर एज सच न तो एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। तो यही करंट इसी रेजिस्टर के अक्रॉस भी फ्लो करेगी और इसी करंट के हिसाब से रेजिस्टर की जितनी वैल्यू होगी तो वहाँ पे उतनी वोल्टेज भी ड्रॉप होगी, ठीक है। और तो ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास इन फेज है। इन फेज का मतलब है कि जैसे ही वेवफॉर्म करंट का है उसी तरह वेवफॉर्म
वोल्टेज, उसी तरह वेवफॉर्म रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की है, ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि आई आर की जो वेवफॉर्म है वो नीचे है और वी आर की वोल्टेज जो है वो ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास रेजिस्टर की वैल्यू की वजह से उसके अक्रॉस करंट वो लिमिट होगी, तो वोल्टेज ज़्यादा होगी और करंट कम होगी, ठीक है। इसकी आसान मिसाल इस तरह है कि अगर हमारे पास करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर है और रेजिस्टर की वैल्यू 5 है, तो 5 2 आर 10। इसका मतलब है कि वी आर विल बी इक्वल टू 10 और आई आर विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्राफ्स विच आई हैव शोन यू हेयर, ठीक है। अब as current flows across resistor so there will be voltage drop as long as current flows across resistor। ये वही बात है कि जब तक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करेगी तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, ठीक है। लेकिन इसके एपिसोड में इंडक्टर में ऐसा सीन नहीं था, ठीक है। सो अब देखते हैं, इवन दो डायोड इज रिवर्स बाइस्ड but still current flows through the diode until the angle theta is equal to pi plus psi, ठीक है, is reached। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो डायोड है वो कंडक्शन कितने टाइम के लिए की रहती है, फ्रॉम 0 to पाई, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास आर एल लोड है तो उसमें हमारे पास डायोड जो है वो कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक कर रही है, फ्रॉम 0 to पाई प्लस साई, ठीक है। इसके इक्वल है थीटा, ठीक है। इसका मतलब है कि पाई के साथ इस एंगल को भी हम ऐड करेंगे तभी हमारे पास टोटल कंडक्शन एंगल का पता चलेगा, ठीक है। और आर एल लोड में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पाई तक कंडक्शन कर रहा था, ठीक है, डायोड। लेकिन यहाँ पे पाई प्लस ये पाई है हमारे पास, ये साई है, इसको अगर हम ऐड कर ले तो हमारे पास टोटल कंडक्शन एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब if we increase the value of inductance L then current will flow across diode for more time during the half cycle, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम इंडक्टर की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर लेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी, तो जहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्शन करेगी तो वो ज़्यादा देर तक कंडक्शन करेगी, ठीक है। तो उसका जो वेवफॉर्म है वो इसी तरह बहुत जल्दी ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। यही पॉइंट है। नाउ इफ L इज एज्यूम्ड टू बी इन्फिनिट, इसका मतलब है कि अगर हम L को या इंडक्टर को बहुत, इस इंडक्टर की जो वैल्यू है इंडक्टर वो बहुत ज़्यादा हाई रख लें, then the current through the diode would be completely smooth and therefore continuous diode will conduct for full cycle, ठीक है। इसका मतलब है कि if L is assumed to be infinite the current through the diode would be completely smooth, ठीक है, and therefore continuous, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इंडक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई रख लें तो करंट अगर एक दफ़ा इसी तरह इंक्रीज हो गया तो इसी तरह ही यूनिफॉर्म चलता रहेगा, क्योंकि साथ में इंडक्टर में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो जब बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी तो जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा और डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा तो इंडक्टर एक्ट एज अ सोर्स, ठीक है, और इंडक्टर की वजह से हमारे पास करंट फ्लो करेगा सर्किट में, ठीक है। और इसी तरह द डायोड विल कंडक्ट फॉर फुल साइकिल, इसका मतलब है कि डायोड हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन करेंगे और नेगेटिव साइकिल के लिए भी कंडक्शन करेगा, ठीक है। नो वोल्टेज अक्रॉस डायोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगी, सही है, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ वी एस एंड वी आउट वुड बी इक्वल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डायोड के अक्रॉस कंडक्शन हर टाइम करेगी तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वही वोल्टेज आउटपुट पे होगी। लेकिन ये जो नेगेटिव मैंने नीचे रेड लाइन से डिनोट की है तो ये वेवफॉर्म एक्चुअली किस चीज़ की वजह से होगा, ये वेवफॉर्म जो हमारे पास इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड हुई है उसकी वजह से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी इसी तरह नेगेटिव होगी, ठीक है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट की वोल्टेज की जो पोलैरिटी है नेगेटिव वो बहुत देर तक रहेगी जब तक हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड ना हो जाए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन विद आर एल लोड, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कि जब हम इंडक्टर और रेजिस्टर को कंबाइन यूज़ कर लें तो इंडक्टर में हमारे पास वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी, ठीक है, या एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो हमारे लिए चाहिए कि हम
इस सर्किट के वर्किंग कंडीशन के दौरान हम ये एनर्जी इंडक्टर से रिलीज़ कर ले, ठीक है। अगर हम ये रिलीज़ नहीं करेंगे तो जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा तो ये स्विच जो है इसको डैमेज करने की भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्ट में इंडक्टर की वीडियो में बताया था, ठीक है। अगर ये रीज़न ना हो तो दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि फिर हमारे पास डायोड पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन करती रहेगी, ठीक है। सो हमारा अब नेक्स्ट जो टास्क होगा वो यही होगा कि हम इस नेगेटिव वोल्टेज को किस तरह ख़त्म कर लें कि ये करंट यहाँ पे इसी तरह मुसलसल फ्लो ना करे, ठीक है। तो आप लोग इस लेक्चर को स्टडी कर ले और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यही स्टडी करेंगे कि किसी तरह ये नेगेटिव वोल्टेज को हम ख़त्म कर ले, ठीक है। सो अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोगों को समझ ना आए क्योंकि ये लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है, तो काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।